ओके जी भाई। तो आज बेटा हमने कंजंक्शन करना है स्टार्ट, ठीक है। तो अपने हेडिंग बनाइए मेरे भाई, कंजंक्शन। हमने दो टॉपिक बेसिकली जो है कि एडवर्ब और इन्वर्जन, जो आपस में बहुत ही ज्यादा रिलेटेड टॉपिक थे, ठीक है, और बहुत ही अच्छे और आसान। ऐसा ही कंजंक्शन टॉपिक है, अच्छा है, आसान है, ठीक है, अच्छा है और आसान। तो अच्छा है और आसान है। तो क्या है कंजंक्शन की कहानी, एक बार एक एक करके चीजों को समझते हैं और चीजों को आप जानकारी देने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका और आप साथ साथ कॉपी कीजिएगा। अगर आप कंजंक्शन को पहचानने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान सा काम है। जब हम कंजंक्शन को बोलते हैं बेटा, तो इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। अगर आप कंजंक्शन की परिभाषा देखो तो आप इसे ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं। अब हमने बोला महाशय जोड़ेंगे किस किसको, ये महाशय जोड़ेंगे, चाय तो नहीं पीना किसी को, ठीक है। ये महाशय जोड़ेंगे किस किसको बेटा, ये दो वर्ड्स को यानी कि शब्दों को जोड़ लेगा, ठीक है। ये पुत्र जी शब्दों के अलावा फ्रेजेस को जोड़ लेगा, और ये फ्रेजेस के अलावा आप कह सकते हैं क्लॉजेस को जोड़ लेगा, और ये सेंटेंसेस को जोड़ लेगा। क्लॉज बोल दो या सेंटेंसेस बोल दो, आपको पता है बेटा, ठीक है। डन है चुटको महाराज। अब आप सबको वर्ड्स का पता है, शब्दों का तो बच्चों सबको पता है। फ्रेज का आपको पता है, फ्रेजेस का मतलब होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं हम, फ्रेज। जैसे एक वर्ड है तो उसको वर्ड कह देते हैं, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं बेटा, फ्रेज, ठीक है। हाँ, साथ साथ कॉपी करना बेटा। क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं इसको नीचे एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें क्लोज की। क्लोज का मतलब अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है बेटा। क्लोज का मतलब अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अपने आप में क्लोज का मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। जिस स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्टेटमेंट में अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट होता है और अपनी एक, ऐसे लिख लो उसको पहला लिखता कि पेज खराब ना हो। अपना एक सब्जेक्ट होता है उस स्टेटमेंट के पास और अपनी एक वर्ब होती है। बाकी की एक्सप्लेनेशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं बेटा क्लोज, ठीक है जी। इसे हम क्लोज कह देते हैं। एग्जांपल देखो, आप बोलोगे सर यही तो सेंटेंस होता है। हाँ, क्लोज और सेंटेंस में बस एक ही फर्क होता है बेटा, क्लोज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है और इनकंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है। क्लोज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है और इनकंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप सब्जेक्ट वर्ब जोड़ के सारी चीजों को लिखते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है बेटा, और वो अपने आप में इनकंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है। आपने बोला मतलब सर, मतलब समझाओ एक बार। देखो, जैसे मैंने अगर यहां पर एक सेंटेंस ही लिख दिया, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क। अब बताओ इस सेंटेंस में कितनी बातें, एक बातें हैं या दो बातें। आप बोलोगे सर इस सेंटेंस में तो एक ही बात है, सर इस सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही बात है। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ये एक क्लॉज का सेंटेंस है, यानी कि एक स्टेटमेंट का सेंटेंस है। तो अगर आप देखोगे इसे तो आप बोलोगे सर ये तो एक क्लॉज है बस। हाँ, और ये एक क्या है, सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में कितनी बातें, सर एक ही बात है बस। जब एक ही बात है बेटा तो मैं बोल दूंगा ये सेंटेंस एक क्लॉज का सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक क्लॉज का सेंटेंस है। मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, सिंपल सी बात है बेटा, मस्तानी लाइफ। आसान हो गया, आपने बोला बिल्कुल आसान है सर, ये तो कोई बात ही नहीं है, एक क्लॉज का सेंटेंस हो गया, वेरी गुड। अब लेकिन इसकी बात देखो, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो ये बात आधी अधूरी है या पूरी है, एकदम कंप्लीट बात है बेटा, एकदम कंप्लीट बात है, कोई आधी अधूरी बात नहीं। अगर कंप्लीट बात है तो आप ये बोल दोगे अच्छा सर हाँ ठीक है तो क्लोज है। तो बेटा एक सेंटेंस से क्लोज भी होता है, तो कई बार आपने किताब में लिखा होगा ना सेंटेंस से क्लोज होता है, हमेशा हमेशा। ऐसा क्यों, देखो बेटा अगर मैं एक बात ये बोल दूं जैसे ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा, हाँ, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब जरा अलग अलग देखो बेटा, अब आप इस सेंटेंस में देखो, एक बात है दो बात, एक बात है दो बात, बताना। दो बातें, एक बात क्या है वो सफल हो जाएगा, और दूसरी बात क्या अगर वो मेहनत करता है। तो ये बेटा अगर क्या है, कंजंक्शन। अरे तभी तो ये पैदा हुआ कंजंक्शन, क्योंकि दो बातें हैं तो दो बातों को जोड़ने के लिए पक्का कंजंक्शन भी तो चाहिए होगा। तो बेटा ये बन गया यहां पर कंजंक्शन, और ये भी बन गई मेरी एक क्लॉज। क्यों, अरे वर्ब है सब्जेक्ट है, वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है सब्जेक्ट है, तो ये भी क्लॉज हो गई। तो बेटा ये भी एक क्लॉज हो गई और ये भी एक क्लॉज हो गई, सिंपल सी कहानी। तो कितनी क्लॉज हो गई, दो, वेरी गुड। इसका मतलब बेटा कंजंक्शन तब आएगा जब कम से कम दो क्लॉज तो हो। अब ये सेंटेंस है, दो नहीं सेंटेंस है। तो बेटा ये सेंटेंस कितनी बातों का है, एक सेंटेंस है बेटा। अच्छा ये सेंटेंस कितनी बातों का है, दो बातों का है। ये सेंटेंस कितनी बातों का है, दो बातों का है। कौन जोड़ रहा है, क्लॉज जोड़ रहा है, क्लोन जोड़ रहा है, क्लोज जोड़ रहा है, बस। तो ये जो कंजंक्शन है ये पहले वाली का हिस्सा माना जाएगा, दूसरे वाली बेटा इसका, क्योंकि इसके साथ आया तो इसको डब्बे पे डाल दो। ये जो कंजंक्शन है मेरे पुत्र, ये इसका हिस्सा माना जाएगा, इसका नहीं, ये सेपरेट थी, ये अलग। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब हाँ सर अब समझ आया, जो कंजंक्शन होता है बेटा वो पहले वाली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो दूसरी का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा, आसान हुआ कि नहीं हुआ, आसान हुआ कि नहीं हुआ, डन। अब देखो जो हमारी, मैंने बोला ना शब्दों को जोड़े, फ्रेज को जोड़े, क्लोज को जोड़े, सेंटेंस को जोड़े, कंजंक्शन है। तो आपने देखा था एक एग्जांपल ऊपर उठाता जा रहा हूं बेटा, कि तो इसको जोड़ रहा है। अब आप देखो कॉपी कैसे करो बच्चे, जो विदाउट कंजंक्शन क्लॉज होती है उसको बोलते हैं बेटा मेन क्लॉज। इसका मतलब ये मेन क्लॉज है भाई बच्चे, इसी का नाम डाल दिया जाता है कि अपने आप में जो ये क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है बेटा। देख रहे हो क्यों, क्योंकि यही है मेन क्लॉज, तो मेन को शब्द के लिए प्रिंसिपल क्लॉज भी से कह दिया जाता है। दूसरा बेटा ये इस पर डिपेंड नहीं है, ये बंदा इस पर डिपेंड है। मतलब ये क्या है, टेक्निकली देखोगे तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ये कंडीशन है बेटा, ये तो कंडीशन है। अच्छा कंडीशन की कोई औकात नहीं जब तक मेन स्टेटमेंट ना हो। ये बंदा इस पर कंडीशन है, मतलब ये मेन क्लॉज है और इस मेन क्लॉज पर ये कंडीशन डली है। तो कभी भी याद रखिएगा बेटा, कंजंक्शन वाली जो बात होगी वो कभी भी मेन क्लॉज नहीं होगी, कंजंक्शन वाली जो बात होगी वो कभी भी मेन क्लॉज नहीं होगी। कौन सी क्लॉज होगी, जो भी कंजंक्शन होगा। जैसे कंजंक्शन कंडीशन है तो आप इसे कंडीशनल क्लॉज भी कह सकते हैं, बाद में सिखाऊंगा बेटा। कोऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, बात की बात है, ठीक है। आपने बोला काम बहुत आसान हुआ। दूसरी बात बेटा, आप इसको मेन क्लॉज बोलो, आप इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलो, या इसको बोल दिया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सर इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा डिपेंड ही नहीं है। हाँ ये इस पर डिपेंड है, इसलिए इसको कई बार डिपेंडेंट क्लॉज भी कह दिया जाता है। इसको कौन सी क्लॉज कह दिया जाता है बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह दिया जाता है इसको, जो दूसरे पर डिपेंड करे, और जो डिपेंड ना करे बेटा उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हम कह देते हैं। ये बात हुई। तो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होती है। और जो कंजंक्शन के साथ वाली क्लॉज होती है उन्हें आप वही नाम दे दो जो उनका काम है। मतलब एक तो ये इस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंट क्लॉज, कंडीशन को दिखा रही है, कंडीशनल क्लॉज, इफ कंजंक्शन ने बनाई है, इफ क्लॉज। और थोड़ी देर बाद बताऊंगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसको मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकता हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कराऊंगा। तो बेटा ये चक्करबाजी होती है इसकी। तो आपने बोला हाँ सर कुछ कुछ चीजें अब समझ आ रही है, तो बेटा यहां तक वाइंड अप करो। तो मैंने क्या बोला, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है,
किस किस को जोड़ता है? शब्दों को जोड़ ले। ठीक है बेटा, यहाँ पे एग्जांपल कॉपी हो रही है, एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, शब्दों को जोड़ ले, फ्रेज को जोड़ ले, क्लोज को जोड़ ले। आपने बोला सर क्लोज तो हम पहली बार सुन रहे हैं, सेंटेंस तो सुना है। मैंने बोला बेटा सेंटेंस तो होता है जो कंप्लीट मीनिंग दे। तो क्लोज क्या होती है? क्लोज बात होती है बेटा, एक सेंटेंस में एक बात, दो बात, तीन बातें हो सकती हैं। तीन बातों का मैक्सिमम सेंटेंस पेपर में आता है। आपने बोला ठीक है सर, तो बच्चे जो मेन सेंटेंस होता है वो विदाउट कंजंक्शन होता है, जो मेन क्लोज होती है। हाँ, और जो बाकी की होती है बेटा उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आपको समझ अच्छा सर, उन्हें हम अपने आप में वही क्लोज बोलते हैं जो कंजंक्शन के साथ होते हैं, जो कंजंक्शन का नेचर होता है। टाइम दिखा रहा है तो टाइम कंजंक्शन, कंडीशन दिखा रहा है तो कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, दूसरी बात, तो इस तरीके से आप इन क्लोजेस को बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, आसान हुई कहानी। तो ये ध्यान रखिएगा सर, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। इसी के नीचे एक एग्जांपल कॉपी करना बेटा, आपने यहां तक अपना आराम से कॉपी कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। इसको उठा रहा हूं, जो बच्चे टाइम से आए होंगे उनका कॉपी हो गया होगा, बाकी जरूर नोट करके छाड़ेंगे सर, कॉपी करने का समय दे दीजिए फलाना ढिमकाना। चलो आओ अगला एग्जांपल देखो बेटा। अब मैंने ये बोला, ठीक है, आई मोहन एंड सोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। मोहन और सोहन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। देखो बेटा, एंड क्या हुआ? कंजंक्शन। किसको जोड़ रहा है? एक शब्द दूसरा शब्द, तो जो दो शब्दों को जोड़े वो भी कंजंक्शन है ना बेटा। वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, आई हैव राम्स फेवरेट बुक्स एंड रमन्स फेवरेट नॉवेल्स। मेरे पास राम की फेवरेट किताबें हैं और रमन की फेवरेट नॉवेल्स हैं। अब एक बात बताओ बेटा, राम की फेवरेट किताबें एक फ्रेज हो गई, एंड क्या हुआ बेटा? कंजंक्शन। और रमन की फेवरेट नॉवेल्स, कोई बात नहीं बेटा, दो फ्रेजेस को जोड़ लो, दो फ्रेजेस को जोड़ लो, तब भी कोई बात नहीं बेटा। तो क्या हो रहा है? दो शब्दों को जोड़े वो भी कंजंक्शन, दो फ्रेजेस को जोड़े वो भी कंजंक्शन, कॉपी करते चलो बेटा। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा? जो दो क्लोजेस को जोड़े वो भी कंजंक्शन। अब जरा हमने बोला आई वॉज वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा था, व्हेन ही केम, जब वो आया था। कितनी बातें बेटा? दो बातें। आपने बोला सर दो बातें, ये तो है सर मेन क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है बेटा, आप बोल सकते हो, आप इसको अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो। हाँ सर व्हेन हुआ कंजंक्शन, और कंजंक्शन के साथ ये बात है सर। ठीक है, हाँ, तो ये टाइम क्लॉज है। इसको टाइम क्लॉज क्यों बोलूंगा बेटा? क्योंकि व्हेन टाइम कंजंक्शन है, जैसे उसको कंडीशनल क्लॉज बोला था ना, इसको मैं टाइम क्लॉज बोल सकता हूं बेटा। ये चीज है, थोड़ी देर में बताऊंगा। व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो आप इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल दोगे, तो ये कंजंक्शन इस क्लॉज का हिस्सा माना जाएगा, और अपने आप में ये भी क्लॉज है, जिसको फिलहाल आप डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो बेटा, जो उस पर डिपेंड कर रही है। आसान हुआ उत्तर बात। तो ये कह रहा था मैं, कंजंक्शन ऐसे ऐसे बातों को आपको जोड़ता हुआ नजर आएगा। आप उसको क्लॉज बोल दो बेटा, या सेंटेंस बोल दो कि दो सेंटेंसेस को जोड़े वो भी कंजंक्शन, या दो ठीक है क्लॉजेस को जोड़े वो कंजंक्शन, और फाइनल एक सेंटेंस तैयार कर ले, फाइनल एक सेंटेंस तैयार कर ले। ये चीज आपके साथ। तो ये हुआ बेटा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अब आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉपी। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं। तो समझ इतना में आपको एक आइडिया, रफ आइडिया ये लग गया होगा कि जो कंजंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वैसी का काम है कि एक बार आपको सुनना है, जैसे आपने मेरे मुंह से क्या सुनते चले गए थे? एडवर्ब, इन्वर्जन सुनते चले गए थे। अब जैसे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स ना छुटकू, वैसे ही है बेटा टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। मतलब कंजंक्शन के भी टाइप्स होते हैं। जो मेन टाइप होते हैं बेटा वो दो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, बाकी जैसा जो कंजंक्शन है उसका आप नाम भी रखते चले जाते हो। जैसे एक बात बताओ बेटा, व्हेन टेक्निकली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, आप इसको टाइम कंजंक्शन बोलते हो, टाइम दिखाता है। आप कंडीशनल कंजंक्शन बोल देते हो इफ को, क्योंकि इफ कंडीशन दिखाता है। ठीक है, जी बेटा बिल्कुल, फिलअप अपना एडवर्ब कर सकते हो आप, आराम से करो। ठीक है भाई, तो टाइप नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास जो टाइप आ रहा है वो है बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट करके चलो, तो आपने कोऑर्डिनेट करके चलो मतलब झगड़ा करके चलो या मिलजुल के चलो, बताना। झगड़ा करके चलो या मिलजुल के चलो। एक बच्चा ने बहुत अच्छी बात पूछी, सर कंजंक्शन हमेशा बीच में आएंगे। बेटा कंजंक्शन कहां आएंगे कहां नहीं आएंगे वो आपको कंजंक्शन पढ़ते पढ़ते चला पता चलेगा, उनकी पोजीशन जब अभी मैं पढ़ाता चलूंगा आपको। ठीक है, वेरी गुड। मैंने तो एक बात को सुनिएगा जरा। एक बच्चा पूछ रहा है शुड बेटा टेक अ टैक्सी होगा, टू टेक अ टैक्सी होगा। नहीं बस बता सुनने का काम करते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाए तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम मतलब होता है बेटा, मैंने बोला कोऑर्डिनेट करके चलो तो मिलजुल के चलो। अगर मिलजुल के चलोगे हाँ तो बेटा मिलजुल के वो आदमी चल सकता है जो सेम तो हो। एक साला निठल्ला एक मेहनती, कहां मिलजुल के चलेंगे भाई? निठल्ले से क्या मतलब आपको समझ? एक पॉजिटिव सोच वाला इंसान एक नेगेटिव सोच वाला इंसान कहां मिलजुल के चलेगा? इसका मतलब बच्चे कोऑर्डिनेट वही चीजें कर पाएंगे जो सेम होंगी। इसलिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम क्या होता है बच्चे? दो पैरेलल चीजों को जोड़ना, इक्वल रैंक्स को जोड़ना, इक्वल रैंक्स को ठीक है ज्वाइन करना, मतलब कि जोड़ना। सर ये इक्वल रैंक का मतलब क्या? इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो सब्जेक्ट है, हाँ तो सब्जेक्ट को जोड़ लो, ऑब्जेक्ट को जोड़ लो। अरे बहुत आसान है। तो सब्जेक्ट में क्या जुड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट जुड़ेगा। ऑब्जेक्ट में क्या जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। आसान हुआ। अब जब सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, फ्रेज में फ्रेज, कितनी मस्तानी लाइफ है। हाँ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव, इक्वल रैंक तो ये तो होगा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए, क्लोज में क्लोज। ठीक है, इस तरीके से मेरा कहने का मतलब हुआ दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो बेटा? सेम हो। दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो? सेम। दिस इज कॉल्ड इक्वल रैंक्स। ठीक है, इक्वल रैंक। तो इक्वल रैंक का मतलब जैसा ये वैसा ही, जैसा ये वैसा ही, जैसा ये वैसा ही, आपको ऐसे ज्वाइन करते हुए चलना है, उसको बोल देते हैं बेटा इक्वल रैंक्स। ठीक है, अब समझना है कैसे सर, कैसे कैसे कैसे। ठीक है, अब उस कैसे का जवाब मैं आपको देता हूं। जैसे बेटा अभी अभी मैंने आपको ऊपर बोला था, नीचे एग्जांपल आ भी जाएंगे आपके, मोहन एंड सोहन। तो एंड जो है ना बेटा वो अपने आप में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, फ्रेज को जोड़ रहा है कि नहीं? तो अपने आप में एंड को हमने कैसे बोल दिया? अच्छा तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो फिर आपने बोला चलो सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद करते हैं। बेटा इसको याद करने के लिए एक हिंट है, वो हिंट आपके लिए बहुत प्यार से काम करेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद करते हैं सर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, क्लोज को जोड़ रहे हैं, इनको याद करने का कोई तरीका हुआ? एक और एग्जांपल नीचे लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। जब आपने ये बोला ही एंड शी विल गो देयर, ही एंड शी विल गो देयर, इन्हीं के नीचे एग्जांपल लिखना बेटा। आपने देखा कि ही सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन। चलो मैंने बोला ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। मैंने बोला देख भाई वो गरीब है परंतु ईमानदार है,
बोला बेटा वो गरीब है परंतु ईमानदार है। तो बेटा बट किसको जोड़ रहा है? पुअर एडजेक्टिव को। और ऑनेस्ट एडजेक्टिव को कौन जोड़ रहा है? बट। इसका मतलब बट भी अपने आप में कौन सा कंजंक्शन हुआ बेटा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को। इसी तरीके से हम सारे एग्जांपल्स को देखेंगे तब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो क्यों ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को तो समझ तो आगे सर, इक्वल रैंक्स यानी कि इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेगा। कौन कौन से होते हैं मैंने बोला बेटा उसको याद करने की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक होती है अपनी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के लिए आप ऐसे समझ लो फैन बॉयज। ये ग्रामर में उन्होंने एक ट्रिक बनाई हुई है, फैन बॉयज। ऐसे बस याद रखने के लिए फैन फैन BOYS बॉयज, और कुछ बन ही नहीं सकता था। तो FANBOYS का कुछ और तुम्हें बनाना हो वो बना लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, जो भी तुम्हारा मन करे। कैसे? देखो बेटा F4 बना 4 FOR, A से बनता है मेरे बच्चे एंड AND, N से बनता है मेरे बच्चे नोर NOR, अभी सिखाऊंगा सारी चीज। B से बनता है पुत्र जी बट, देखो था ना बट भी, O से बनता है मेरे बच्चे और OR, Y से बनता है पुत्र येट, और S से बनता है सो SO। तो फॉर एंड नोर बट और येट सो, ये टेक्निकली अपने आप निकल के चल जाते हैं बेटा, जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में इस तरीके से सामने निकल के आ जाते हैं। प्लस कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा इन्हीं के जरिए बन जाते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो इसने पैदा कर दिया, ईदर और नीदर नॉर इन्होंने पैदा कर लिया, ठीक है, हाँ बोथ एंड इसने पैदा कर दिया, बिटवीन के साथ भी एंड कंजंक्शन फिक्स होता है, इसने पैदा कर दिया, ठीक है, वेरी गुड सर। तो वो कई चीजें इन्होंने पैदा की हुई हैं, वो इन्हीं से निकलती चली जाएंगी। तो अल्टीमेट हमें वो भी सारे कंजंक्शन फिर पढ़ने पड़ेंगे, क्या है जिसमें से नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया इन्वर्जन। तो वो चीजें आपको ऑलरेडी यहां से निकलती हुई नजर आ जाएंगी, जिन्हें बोल देते हैं मेरे बच्चे कंपाउंड्स। कंजंक्शन के कंपाउंड्स जो फिक्स होते हैं, आप अपनी मर्जी से उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बेटा। और अब तक आपने येट कैसे पढ़ा? अब तक आपने येट देखा था बेटा किसके? कंजंक्शन के रूप में नहीं, अब तक आपने येट एडवर्ब के रूप में देखा था। कहां देखा था सर? एडवर्ब के रूप में हमने देखा था, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, याद है? वेरी गुड। हाँ बेटा, सो का सो दैट भी बन जाता है कंजंक्शन के रूप में। तो वही चीज जो इनसे पैदा हुई है वो भी कंपाउंड्स आपको देख के चलने पड़ेंगे, इन्हीं में से आपको वो देख के चलने पड़ेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, एक एक करके बेटा सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आपको पढ़ने हैं। समझ में आई बात? सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ने। अच्छा, हालांकि पेपर के लिए नहीं है, नॉर्मल बता दूं, इनको भी इनके काम के हिसाब से बांट देता है, इनको भी इनके काम के हिसाब से बांट देता है। देखो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस का मतलब पता है क्या? इसी के नीचे आप हेडिंग लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द यूसेज, मतलब काम के हिसाब से। पता है क्या कहता है? काम के हिसाब से बंदा ये कह रहा है कि कुछ होते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस मतलब मेरे बच्चे इन्हीं को बांटेगा निकम्मा, इसके काम के हिसाब से। क्यूमुलेट करने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? तू भी आ जा, आ जा, तू भी आ जा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कॉपी नहीं करना। बचपन में अगर मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दूं और मैं बोलूं CF निकालो, याद है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट करना, ऐड करते चलो। तो आपने बोला ये 1 1 और 2 3 3 और 4 7, आप ऐसे देखते थे बेटा, याद आया? दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। देन एक बच्चा कह रहा है फैन बॉयज फॉर व्हाट? वैशाली लड़कियों का भाई साहब गोलगप्पे के सामने बोलेंगे अंग्रेजी, बेटा इतनी अंग्रेजी ना बन। फैन बॉयज फॉर व्हाट, इतना खोपड़ी में नहीं जा रहा। फैन बॉयज का मतलब ये निकल रहा होगा फुल फॉर्म है, अंग्रेजी बोलिए। फैन बॉयज फॉर व्हाट? सुबह सुबह सुनना इन्होंने, आ जा, याद है? छोड़ दो, गोलगप्पे वाले के सामने अंग्रेजी बोलोगे ना, ऐसी हालत बनेगी तुम्हारी पागलों की तरह। फैन बॉयज फॉर व्हाट लिखा नहीं है, ये चौथी क्लास के बच्चे को समझ में आ जाए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया छुटकू? अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है मेरे बच्चे, तो वही चीज तो आप यहां पर करने लगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से कंजंक्शन आगे बेटा? एंड है, तू भी आ जाओ, तू भी आ जा, एंड जोड़ेगा। ऐसे बेटा बोथ के साथ एंड है, तू भी आ जाओ, तू भी आ जा भाई, बोथ एंड भी इसी में आता है। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी क्या करता है ना? तो केवल यही, परंतु तू भी आ जा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी इसी का हिस्सा बनता है बेटा, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, उसका काम ही ऐसा है। ऐसे में ही जोड़ते बेटा, एज वेल एज, चल भाई तू भी आ जा। तो ये चार कंजंक्शन जिन्हें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। पेपर में नहीं पूछा बेटा, मैंने सिंपल बोला कि कई बार सर आप क्यों बता रहे हो? अरे कई बार कोई भी दोस्त हमारे सामने बोले अरे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? तुमने बोला इस तो पढ़ा ही नहीं हमारे सर, पता ही नहीं तुम्हें क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे छोटे कंडीशनल कंजंक्शन पढ़ाए, मैं ऐसा बोल दूं, बताओ कंडीशनल कंजंक्शन पढ़ाए। अरे कंडीशनल कंजंक्शन मतलब मेरे बच्चे इफ और अनलेस कंडीशन को दिखाते हैं, कंडीशनल कंजंक्शन भी कह देते हैं, लेकिन टेक्निकली इफ और जो अनलेस है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। समझ में बेटा? तो ऐसे ही इनका नाम है। तो भाई उनको जोड़ रहे हैं और इनके कंपाउंड बने हुए हैं, तो इनको ये बोल दिया। लेकिन स्टिल मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एक एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जा रहा, ये चीज यहां पर बेटा। दूसरा, जब हमने इसको क्यूमुलेटिव को झेल लिया तो ऐसे ही हमने झेल लिया एडवर्सेटिव। अच्छा देखो, अगर मैं आपको बोलूं एडवर्स करना, उल्टा करना, एडवर्सेटिव, अब सोचो एडवर्सेटिव का मतलब क्या हुआ? एडवर्स करने का मतलब क्या है? उल्टा, उल्टू पुल्टू कर दोगे। मैंने उसे बुलाया, ठीक है, परंतु वो आया नहीं, बट ऐसा इसी का भाई है येट, फिर भी, ठीक है, ये चीज होती है बेटा। येट का मीनिंग भी यहीं से निकल के चलता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है, सिखाऊंगा आपको, नेवरदलेस। ये एडवर्ब होती है जो एडवर्सेटिव का काम करती है। अभी दिखाऊंगा इसका एग्जांपल बाद में और समझाऊंगा भी। ये बेसिकली यहां पर मेन होता है एडवर्सेटिव, जो एडवर्स उल्टा पलटी मार लेंगे, पलटी मार लेंगे। तो इसमें से मेन मालिक बट है और मेन मालिक इसका येट आ गया, और एक और निकल के आया नेवरदलेस, जो कि एडवर्ब होती है, जो कंजंक्शन का काम करती है। थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा आपको। ऐसे बोल दिया मेरे बच्चे एक अपना ऑल्टरनेटिव। अच्छा, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब क्या है? तू नहीं तो कोई और सही है ना? पेप्सी नहीं है तो भाई साहब थम्स अप दे दे, और है कि नहीं? ईदर और, नॉर, नीदर नॉर, ना तू ना वो। तो बेटा ये होते हैं, ठीक है, जो एडवर्स ऑल्टरनेट तैयार करते हैं, अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज, और एक होता है एल्स। ये सारे भी अभी आपको बताऊंगा। अदरवाइज और एक होता है बेटा क्या? एल्स, ठीक है, डन। इन्हें ऑल्टरनेटिव बोल देते हैं। अच्छा, एक बनता है बेटा इलेटिव। अच्छा, इलेटिव कंजंक्शंस, इलेट करने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जो रीजन बताए, जो किसी चीज का रीजन बताए होने का, जो किसी चीज का फैक्ट बताए क्यों हुआ होगा, उसमें इलेटिव कंजंक्शंस में दो आते हैं, एक तो फॉर और एक से। जैसे मैं बीमार था इसीलिए नहीं आया, क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए नहीं आया। और आपने एज अ प्रीपोजिशन पढ़ा है, एज अ कंजंक्शन भी पढ़ा। ठीक है जी। एल्स का क्या मतलब है? जैसे अदरवाइज का तो तेरे को पता है, एल्स का पूछ रहा है बेटा, आ गया सारे आगे करें। एक दो लौंडा मस्त है। कहते एल्स का मतलब तो मैंने किसी का नहीं बताया अभी, मैंने तो सिर्फ आपको एक तरीके से थ्योरी बता दी है। अब पढ़ेंगे बेटा, अब एक एक करके सारे कंजंक्शन को खत्म कर लो बस। ये सारे कंजंक्शंस का आपको यूज पता होना चाहिए। कहानी खत्म हो रहा। कॉपी करो बेटा, स्लाइड चेंज करनी है।
तो ये अकॉर्डिंग टू द यूसेज, मतलब जो अपना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है काम के हिसाब से उनके नाम। अभी काम के हिसाब से नाम पेपर में पूछेगा नहीं, पेपर में यार अगर मैं ये भी नाम भी बताता आपको काम चल जाता, क्योंकि हमें तो इनका यूज जानना है सबका। पेपर में यूज आएगा, पेपर में नहीं पूछेगा क्या रिलेटिव कंजंक्शन है, क्या एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, पूछने नहीं, इनके यूज जानने। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ेंगे। तो कंजंक्शन इसलिए कहा बेटा आपको रिवीजन तक की जरूरत नहीं देगा। चलो अब एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा एंड, यूज ऑफ एंड। लेकिन यहां पर आपको कुछ नई बातें हर कंजंक्शन के बारे में, कुछ भी अगर नया है पेपर में आता है वो जानना होगा। बेटा आप एंड से क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात आप एंड से जैसे नॉर्मल बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, हाँ आप एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ सकते हैं। हाँ आपने बोला फलाना ढिमकाना, जिनको जोड़ना है जोड़िए, कोई टेंशन नहीं है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला आई नो हिम एंड हर, मैं हिम और हर को जानता हूं। हाँ तो आपका हिम क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट, हर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट। ऐसे पॉइंट वाला लिखना बेटा, पहला पॉइंट आप बोला कूल, ऐसे बेटा मैंने बोला ही इज, हाँ एज गुड वो उतना ही अच्छा है, एंड स्मार्ट स्मार्ट भी है, एज हिज फ्रेंड जितना कि उसका, एज हिज फ्रेंड जितना कि उसका दोस्त है। तो गुड क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव, स्मार्ट क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव। दोनों पॉजिटिव बातें कर रहे हैं ना बेटा, उल्टी सीधी बातें तो नहीं कर रहे, उल्टी सीधी करेंगे तो बताएगा। हाँ तो बच्चे ये जुड़ गया एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है। हाँ तो सेम नेचर होना चाहिए, है कि नहीं बेटा, दोनों एडजेक्टिव का सेम नेचर होना चाहिए तब ये जुड़ेगा। सर उल्टा पुल्टा नेचर हुआ, अरे उल्टा पुल्टा नेचर हुआ तो बट जुड़ेगा बेटा, ठीक है वेरी गुड। तो कुछ भी आप जोड़ो, he works fast and seriously, तो फास्ट क्या हुआ एडवर्ब, सीरियसली क्या हुआ एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ दिया। तो कुछ भी जोड़ दो बेटा, एंड कंजंक्शन की ये कहानी है। दूसरा एंड कंजंक्शन में एक और क्या होता है जो बात सीखने की होती है बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही एंड शी इज या आर कमिंग हियर, तो एंड में आप कंजंक्शन का याद रखिएगा बेटा। कंजंक्शन किसी के बाप की जागीर नहीं है कि एक कंजंक्शन का तरीका हर कंजंक्शन में लगेगा, हर कंजंक्शन का अपना लहजा है, अपनी ट्रिक है, उसी हिसाब से आपको हर कंजंक्शन चलाना है। मूर्खों की तरह नहीं, कंजंक्शन तो जोड़ने का काम करते हैं इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, पागल है क्या। हर कंजंक्शन प्लूरल वर्ब थोड़ा लेता है, कंजंक्शन हर एक अपने नेचर के हिसाब से चलेगा। अगर ऐसा ना हो तो पुत्र कंजंक्शन टॉपिक ही क्यों पढ़े, ऐसे कैसे करें, फिर तो कंजंक्शन ही खत्म दो शब्दों में। ऐसा नहीं, देखो एंड का काम होता है बेटा इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इसको भी दोनों को जोड़ेगा तो क्या आएगा, इज या आर। तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं से तो खलास है, वो चीज अपने दिमाग में आपको बैठा के चलनी है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला ही एंड शी आर कमिंग हियर, इस तो नहीं आएगा, पहली बात हुई, आगे सुना पता। तो एंड के बारे में पहली पॉइंट। दूसरा बेटा एक बात याद रखना, एंड के कंपाउंड बनते हैं, एंड के कंपाउंड बनते हैं कैसे, अगर बोथ के साथ बनेगा तो पक्का इसके साथ भी सिंगुलर होगा, ठीक है, कोई ना कोई सिंगुलर आएगा, हाँ प्लस एंड, फिर क्या आएगा बेटा, फिर से कोई ना कोई सिंगुलर होगा, इधर भी सिंगुलर इधर भी सिंगुलर, तो बोथ के साथ इसका कंपाउंड बन जाता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि बोथ सिर्फ दो के लिए आता है, तो दो के केस में ये कंपाउंड इसका तैयार कर लेते हो आप। जैसे आपने बोला रोहन एंड सोहन या ही एंड शी, ऐसे लिख देते ना, ही एंड शी आर कमिंग हियर, तो सेंटेंस तो ये भी सही था बेटा, ही एंड शी आर कमिंग हियर। अब इससे पहले बोथ लगा दो, बोथ ही एंड शी आर कमिंग हियर, बोथ ही एंड शी आर कमिंग हियर, तब बोथ लगा दो तभी, ठीक है तभी। तो क्या हाँ बट ये बोथ कब लगेगा, इधर सिंगुलर सिंगुलर। अगर ऐसा हो जाए बेटा ही एंड हिज फ्रेंड, सही है, लेकिन पेपर में दे दे हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर, तो ये सेंटेंस ऐसे ही सही है। अब आप सोचो तेरा भाई इसमें भी बोथ फिट कर लेगा, बोथ फिट नहीं कर लेगा, तेरा भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि ये और ये ज्यादा हो गए, कम से कम दो ये और एक ये ज्यादा हो गए, तो बेटा फिर बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। दूसरी तीसरी चीज बेटा जो है, एक जो एंड में ही सीखना पड़ेगा, एक कंजंक्शन होता है एज वेल एज। आपको देखो तीसरे पॉइंट में मुझे एज वेल एज पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग इसमें पॉइंट बनाना। एज वेल एज का काम क्या होता है, एज वेल एज का काम भी जोड़ने का होता है, लेकिन बेटा हमेशा याद रखिएगा जो नियर द वर्ब सब्जेक्ट होगा, ठीक है, मतलब इधर भी अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है, हाँ तो ये मेन सब्जेक्ट होगा, ऐसे लिखना आपने, ये मेन सब्जेक्ट होगा जो वर्ब के नियर होगा, नियर द वर्ब जो वर्ब के नियर होगा उसी का साउंड इफेक्ट जाएगा, ठीक है। एज वेल एज का ये देखो, एज वेल एज टू भी आता है, मैंने बोला ना हर कंजंक्शन अपने हिसाब से चलता है। तो आपने बोला ही एज वेल एज आई, हाँ एम इज या आर गोइंग देयर, वो और साथ साथ मैं भी वहां जा रहा हूं, मैं भी वहां जा रहा हूं मैं, तो आप बोलोगे बेटा एज वेल एज में जोड़ा, हाँ तो मेन सब्जेक्ट कौन होगा, आई, और क्या आएगा एम। अब एक बात देखो बेटा, पूरा का पूरा नेचर बदल गया। अगर ये हो ही एंड आई, अब मैं पूछूं एम इज या आर गोइंग देयर, तो बेटा पेपर में कंजंक्शन को काट के कंजंक्शन थोड़ा बदलोगे, आप देखोगे अच्छा एंड है, हाँ सर ने सिखाया एंड दोनों की बात करता है, एंड तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, तो ना तो एम ना इज, अब आएगा दोनों के लिए आर। तो पता है क्या होता है, डिपेंड इस पे करता है बेटा, ये नहीं आप ये बंदे दो बंदे और लगा ली, और ये दो बंदे और लगा ली, ऐसा नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है कंजंक्शन पे कि कौन सा कंजंक्शन उसको जोड़ रहा है, उससे आपको देखना होगा, पहली बात हुई। चलो तो एज वेल एज भी आपके दिमाग में बैठा, कैसे पेपर में पूछा जाएगा, तो इस पर बेस पक्का वर्ब से एरर आएगा। यहां तक आपका कॉपी हुआ बेटा। अब यही एक कारण है पुत्र क्या कि बोथ के साथ जब कंपाउंड बनता है तो बोथ तो दोनों की बात करता है, हाँ तो कई बार देखो फोर्थ पॉइंट मैं आपका ब्लू से लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में लेता खामा मजे, और बोथ के साथ ना एंड एज वेल एज, मतलब पेपर में बोथ के साथ बेटा एज वेल एज दे देगा, तो एज वेल एज गलत होगा, एंड का कंपाउंड बनेगा। इसी तरीके से बेटा बिटवीन प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ध्यान रखना एंड आएगा, क्योंकि बिटवीन दोनों में बांटेगा तो बिटवीन को दोनों चाहिए, और दोनों तो एंड देगा, तो एग्जाम में क्या करेगा बिटवीन के साथ पेपर में एज वेल एज दे देगा, तो समझ जाना सिलेक्शन पक्का फेल हो जी, एंड आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन समझना, क्योंकि एज वेल तो सिर्फ बाद वाले पर फोकस करेगा, और भाई बोथ को एंड को दोनों पे फोकस, दोनों पे फोकस एंड कंजंक्शन बनेगा, इसलिए इनके कंपाउंड एंड के साथ जोड़ दिए गए, तो पेपर में ये भी सटासक सीधा सीधा रहेगा, संभाल लीजिएगा। जैसे मैंने बोला बेटा देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हर एज वेल एज हिम, ऐसे देगा बेटा पेपर में। तो आपने बोला यार बिटवीन और एज वेल एज नहीं, एंड आएगा, तो ये पेपर वाला आपको देख देगा, ठीक है। फिर बच्चा करे तो बड़ी कंफ्यूजन, हाँ साला नौकरी ले ले तो फिर ये दो कोड़ी की कंफ्यूजन लगी तेरे को। अंजू आज सारी की सारी लड़कियों को डांट खाने के बेटा है, सारी लड़कियों ने ठेका उठाया क्या सोमवार का, सोमवार का फास्ट रखते हो तुम, अच्छा पतिदेव मिले तुम्हें, आज सोमवार का फास्ट रखा हुआ है क्या, अच्छी डांट खाओ सारे के सारे तुम। सुबह से देख लो सिर्फ लड़के डांट खा रही है, अपने लौंडे एकदम रिवाइज करके बैठे हुए हैं, ये बच्ची कह रही हो तो बहुत ये कंफ्यूजन हो गया, इसमें कौन सा बेटा रॉकेट साइंस लग रही है, दो कोड़ी की बात है, पर वो भी समझा के, ये भी मुश्किल लग रहा है निकालना, सीजीएल है तूने, इंस्पेक्टर बनेगी बेटा, फिर तो तेरे को इनकम टैक्स में चलेगी तो पता ही नहीं चलेगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा तेरा, तो कहां क्या कर रहे हो बेटा, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन हो रही। मैं उल्टा ये कहता हूं कि जो मेन टॉपिक थे बैकबोन थे वो टेंस कंडीशनल वगैरह मॉडल वगैरह वर्ब वर्ब एडवांस, ठीक है, तो यही थी। अब तो ये ऐसे टॉपिक एक बार पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो फिर तो खत्म है। अरे
हाँ बेटा बताइए, तो इनकम टैक्स कहां समझ में आएगा तुम्हें? कंफ्यूजन देखा नहीं हमारी सरकार ने, जय मोदी जी, कर नहीं दिया काम। आओ सही, एक ही टैक्स लगेगा, मैं तो जीएसटी, और हमको चला एक ही टैक्स, एक ही टैक्स, साला सब जोड़ के लगा दिया रे। पता चला ये जीएसटी वीएसटी ऐसा घुमाया, हमें लगा एक ही टैक्स देना है। अब मैथ्स वाला बंदा बोल दिया भाई सारा जोड़ के जब एक ही बना दिया तो सारी परसेंटेज तो जोड़ ही दिए, और घूम फिर के लुट गए, बर्बाद हुई गया। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वाली वीडियो ठीक है बेटा, डलवाते हैं। है नहीं बात। तो बेटा ये सिंपल से काम है जो आपको करने हैं कि कंजंक्शन का कोई भी लो ना, मेरे को रिवीजन भी करता ना दिखे यार, तो लालत है फिर। इसके नहीं होते रिवीजन भी नहीं करना आपको कंजंक्शन में, हर टॉपिक नहीं करता रिवाइज क्या करो, रिवाइज क्या करो, रिवाइज क्या करो। इसमें तो प्लीज रिवाइज मत करना, ना एडवर्ब रिवीजन मांगते हैं, ना इन्वर्जन रिवीजन मांगते हैं, ना ये रिवीजन मांगते हैं। हो सकता है इन्वर्जन को थोड़ा बहुत पढ़ लो, आपकी कौन कौन से पेयर थे। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, वो साथ साथ मैं भी। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी बंधु, आगे देखो बेटा। तो ये एंड से रिलेटेड जितनी भी भसड़ पेपर दे सकता है वो ये है पुत्र। अब अपने बच्चों को मैं और वगैरह का यूज सिखाता हूं। ओ आर ओ ओ ओ ओ ओ। अब और का यूज देखिए बेटा। अब और से इधर और निकलेगा, फिर नीदर नोर जो है इसी से सीख लेंगे हम। ठीक है ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा। पहला देखो बेटा, अगर सब्जेक्ट हो फिर और आए और फिर प्लस में सब्जेक्ट हो, हाँ, तो बेटा खुद से सोचिए, जब आप इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो जो भी वर्ब के नियर होगा, जो भी वर्ब के नजदीक होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा बेटा, जो भी वर्ब के नजदीक होगा। ठीक है, नियर वाला हिंदी में लिख लेना, ज्यादा अंग्रेजी ना बने, नियर वाला। जैसे मैंने बोला ही और, ठीक है, शी इज या आर डूइंग हर हिज और देयर वर्क। देख बंधु, अब आप बोलोगे बेटा शी है तो क्या आएगा इज, और शी ही मेन है तो बंधु क्या आएगा, ना हिज ना दे। ये ध्यान रखना बेटा, उसके नजदीक वाला। अगर मैंने बोल दिया ही और आई एम या आर या इज गोइंग देयर, या तो ही या मैं जा रहा हूं, तो आप बोलोगे पुत्र सर आई थे, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, मैं बोलूं इज या एम ही और आई गोइंग देयर, एम ही और आई गोइंग देयर, क्या वो या मैं जा रहा हूं वहां, क्या वो या मैं जा रहा हूं वहां, क्या वो। अब बेटा इसके नजदीक कौन आ गया ही, तो अब ही मेन हो गया इसके लिए, इसलिए मैंने बोला नियर वाला। अब इज ही, क्योंकि एम ही नहीं बोल पाओगे बेटा, अब ये मेन हो गया। अब इसका साउंड इफेक्ट जाएगा। हाँ, तो इसलिए मेरे बच्चे मैं हमेशा ये कहता हूं, जो टीचर मूर्ख नहीं बना देते बच्चों का, आओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। अबे क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कौन सा टॉपिक है साले, कौन सा टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, खामा खा के ऐसे कैसे करा रखे सब्जेक्ट से। अरे भाई पूरी इंग्लिश पढ़ा लो उसे ढंग से। अब इन्हें आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बोलते, काहे का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यार कंजंक्शन है और कंजंक्शन का नेचर पढ़ाओ, हर कंजंक्शन का नेचर पढ़ाओ बेटा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल के सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओ, वो एग्रीमेंट हो गया। वो बेवकूफ बनाना, जिस बच्चे को बेचारे को कंजंक्शन नहीं पता, चीजों का नहीं पता, वो क्या करेगा, वो सोचेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा है मास्टर, अरे रट्टा मार लोगे ऐसे बेटा। ठीक है, तो ये है बेटा और की कहानी। लेकिन अब इसमें दूसरे पॉइंट में मेरे को एक एंड के बारे में भी जिक्र बनाना था और के बारे में भी जिक्र बनाना था, जो एंड में भूल गया, मैं यहां लिखवा रहा हूं बेटा। देखो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो सेकंड पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चे, चाहे एंड हो चाहे और हो, ध्यान से सुनिए। जब आप एक स्टेटमेंट देखें, हाँ तो देखो मैं क्या लगा रहा हूं, कोमा, फिर आप एंड लगाएंगे और फिर दूसरी स्टेटमेंट आई। बेटा जी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड होता है उससे पहले कोमा आता है। ठीक है, वो ये दिखाता है कि एक बात पूरी फिर दूसरी चालू। ऐसे ही पुत्र जब आप एक स्टेटमेंट लगाओगे, हाँ, और कंजंक्शन लगाओगे, कोमा और फिर स्टेटमेंट आती है। बच्चे ये कॉमे की बातें, पंक्चुएशन की बातें याद रखिएगा पेपर में, ठीक है, पेपर में डिपेंड करती है। तो जब भी एंड दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लोज को या दो स्टेटमेंट कह लो बेटा, जोड़ेगा कोमा आएगा। अगर और दो बातों को जोड़ेगा कोमा आएगा। देखो बेटा क्या यहां और की दो बातों को जोड़ रहा है, नहीं तो कोमा नहीं, एंड दो बातों को जोड़े तो कोमा है, अदरवाइज तो ही एंड सी में कहां कोमा था। ये बात दिमाग में रखनी होगी पंक्चुएशन की बेटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, जो एंड और जो और होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक बात दूसरी बात जोड़ दो, तो एक बात के बाद जब दूसरी बात चालू करते हैं तो हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ठहराव लेते हैं, वो ठहराव कोमा होता है बेटा। जैसे बोलते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो ये कोमा इसलिए लगाया जाता है कि मैं ठहराव, रोको मत जाने दो, और मैं बोलूं रोको मत जाने दो, तो दोनों फर्क खा के वो कोमा होता है, रोको कोमा मत जाने दो, रोको मत कोमा जाने दो, तो है ना दोनों के मीनिंग में फर्क है, इसलिए वो कोमा होता है ठहराव दिखाने के लिए। लेकिन इस बात का आपको पंक्चुएशन में ध्यान रखना पड़ेगा बेटा पेपर में। दोनों के एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड, एक बात, हाँ कोमा एंड, हाँ ही इज रेडी टू हेल्प यू, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है बेटा। एंड से पहले क्या देख रहे हैं आप, कोमा। ये इसलिए मैं करा रहा हूं ताकि जब एग्जाम में कहीं आप न्यूज़पेपर वगैरह कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपको इरिटेशन ना हो, क्यों दिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपके पास यहां से हट जाए। अच्छा देखो मैंने बोल दिया डू दिस वर्क सीरियसली, डू दिस वर्क सीरियसली बेटा, है तो ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई, हाँ कोमा और यू विल बी पनिश्ड, अदरवाइज तुम्हें सजा दी जाएगी। तो यहां अदरवाइज भी लगा सकते हो और भी लगा सकते हो, कॉपी करो तो, और या तुम्हें सजा दी जाएगी, करो कॉपी और लिखवाता हूं। तो ये और का काम होता है बेटा, ठीक है, बातों को जोड़ना। ओए ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन दे रहे हो ना, तो और कई बार ऐसे भी आ जाता है, या दूसरा ऑप्शन देने में को लिख लो। मैंने बोल दिया भाई यू कैन गो देयर, ठीक है, यू कैन गो देयर, और ठीक है यू कैन विजिट योर फ्रेंड, मतलब तुम वहां जा सकते हो या तुम अपने दोस्त के पास जा सकते हो, तुम वहां जा सकते हो, या यू कैन गो देयर टू प्ले, तुम खेलने के लिए जा सकता है, या ठीक है, हाँ यू कैन विजिट योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के पास चला जा, तो आप वो चीज कर सकते हैं, ये हो गया बेटा, है ना। और ऐसे भी हो जाता है, यू कैन हैव द ब्लू पेन और द रेड पेन, मतलब खाली बातों को जोड़ेगा तो है बेटा कोमा, वरना देखो मैं नॉर्मल बोल दूंगा ना, यू कैन हैव द ब्लू पेन और द रेड पेन, बस, या तो ब्लू पेन ले लिया, ये नॉर्मल हो गया। ये चीज है जी आपके सामने, है कि नहीं बेटा।
तो ये और का काम है जब वो दो बातों को जोड़ते हुए आपको नजर आ रहा होगा। डन। चलो अब देखो बेटा, थर्ड पॉइंट, ऐसा एक होता है बेटा अदरवाइज, और इसी के तरीके से काम करता है कंजंक्शन एल्स। ऐसा ही कंजंक्शन होता है बेटा अदरवाइज, और ऐसा ही काम करता है एल्स। ठीक है, जिनसे पहले आप कोमा ही देखते हैं। तो मैंने बोल दिया, सपोज करो यू हैड बेटर, बेटा कई बार देखो यू हैड बेटर को ऐसे लिख देगा वो, यू हैड बेटर, इसलिए जानबूझ के लिखा मैंने ये चीज, यू हैड बेटर टेल हिम अबाउट द लेटर। उसको तुम लेटर के बारे में बता दो। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है उसको, ठीक है, लेटर के बारे में बता दो। हाँ, अदरवाइज, अदरवाइज ही माइट बी एंग्री, क्या पता गुस्सा हो जाए, माइट बी एंग्री। बेटा मे बी की बजाय माइट बी, मतलब मैंने लिखा है कम पॉसिबिलिटी के लिए, अदरवाइज ही माइट बी एंग्री, वरना अन्यथा वो गुस्सा हो सकता है। तो ये अन्यथा जो लिखा है ना बेटा, वो इस सेंस में आ गया यहां पर, अन्यथा। ठीक है, वो गुस्सा हो सकता है, ये चीज आसान हुआ पाजी, बताइए। वेरी गुड। वरना अन्यथा टाइप का मीनिंग नहीं देते, जैसे पेड़ों में पानी दे दो, अदरवाइज वो मर जाएंगे। वी मस्ट वाटर द प्लांट्स, ठीक है, कि हमें जो प्लांट्स हैं उनको पानी जरूर देना चाहिए, अदरवाइज दे विल डाई। तो ये जो अदरवाइज है ये भी इसी कहानी को जोड़ने की कोशिश करता है, अदरवाइज दे विल डाई, अदरवाइज लिखा है, ठीक है, दे विल डाई। बेटा टेक्निकली देखो फिर से वही है, ज्यादा आपको डीपली लेके जाने की मुझे जरूरत नहीं है, वरना सेमीकोलन आता है इनमें। सेमीकोलन का मतलब पता है क्या होता है, जो एडवर्ब होती है अन्यथा ऐसा हो जाए। जो टेक्निकली अदरवाइज या एल्स होता है ना, ये एडवर्ब्स होती हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब ऐसी एडवर्ब होती हैं जो कंजंक्शन टाइप का काम करती हैं, जिनसे पहले टेक्निकली तो ये सेमीकोलन देखते हो, ऐसा ऐसा साइन ऐसा देखियो कभी, ऐसा ऐसा और ऐसा, कभी कभी आप देखिए, सिर्फ ज्ञान बांटने पंक्चुएशन की बात है, लेकिन टेक्निकली पेपर से इसका कोई मतलब नहीं है बेटा। पता है क्या दिखता है आपको, ऐसे, हाँ, फिर यहां कोई कंजंक्शन दिखता है और फिर एक और कोमा दिखता है, ये ध्यान रखना। ऐसा आपको अदरवाइज से पहले दिखे तो कभी घबराना नहीं, ये सिर्फ नॉर्मल जानकारी के लिए बता रहा हूं, एज अ गुड रीडर। मतलब इफ यू आर रीडिंग समथिंग और आप ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर आप सोचो यार ये क्या, तो याद रखना बेटा, पेपर से इसका कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता कि कई एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होती हैं। उन कंजंक्टिव एडवर्ब्स को ऐसा जो है लिखा जाता है यही दर्शाने के लिए कि वो कंजंक्शन नहीं। तो टेक्निकली आप हम तो ये देख लेते हैं यार अदरवाइज भी सेम मीनिंग दे रहा है और भी सेम दे रहा है और लगा लो, टेक्निकली फर्क होता है, कंजंक्टिव एडवर्ब होती है वो कंजंक्शन होता है। तो ये चीजें, लेकिन बेटा इसीलिए वो होता है ना भाव का फर्क है, लेकिन वो भाव पेपर में कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो अगर आपको पंक्चुएशन पढ़ने का शौक है तो आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ पेपर से इसका कोई वास्ता नहीं। कि अगर किसी एग्जाम में पंक्चुएशन पूछेगा भी ना वो, तब भी ये वास्ता नहीं, तो सिर्फ साइन पूछता है बेटा। तो अदरवाइज का ये मतलब होता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, लीव एट वंस, भाई एक बार में चला जा। हाँ, एल्स आई विल कॉल द पुलिस। तो आपको एल्स से पहले नॉर्मल एक सेंटेंस देता है, कॉमा। अच्छा, आप यहां अदरवाइज भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। तो एक बार में चला जा, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूं। बस बेटा, एल्स और अदरवाइज सेम आपको यहां पर साउंड करेगा, हो गया। ठीक है, तो आप यहां अदरवाइज भी लगा सकते हैं। अच्छा, कई बार और एल्स का भी कंपाउंड एक साथ देखा गया है। ठीक है, मतलब यहां पर आप कंपाउंड ये देख सकते हैं बेटा, लीव एट वंस, ठीक है, हाँ, एल्स आई विल कॉल द पुलिस या और एल्स आई विल कॉल द पुलिस, एक साथ कंपाउंड, लेकिन वो स्पोकन में यूज किया जाता है, रिटन में नहीं मिलता आपके लिए, पेपर के लिए नहीं। ठीक है, तो सिंपल आप ये देखो, तो यहां लिख लेना, कई बार एल्स और का भी कंपाउंड देखा जाता है एक साथ। ठीक है, एल्स और एल्स मीनिंग सेम होता है, लेकिन स्पोकन में और एल्स ज्यादा यूज होता है, रिटन में नहीं होता है। बट रिटन में भी अगर पेपर में देते तो गलत नहीं होता बेटा। ठीक है, ये गलत नहीं होता, एल्स और एल्स, अदरवाइज और। इसमें देख लो, लीव एट वंस अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। ठीक है, लीव एट वंस एल्स आई विल कॉल द पुलिस। ठीक है, लीव एट वंस और एल्स आई विल कॉल द पुलिस, तो और एल्स का भी कंपाउंड बनाया जाता है। तो आप ये कंपाउंड्स देख सकते हो बेटा, तो एल्स, अदरवाइज, और एल्स और ये चीजें। तो सर और एल्स हमने सुना था एरर आता है, पता है एरर क्या होता है? अभी बताता हूं बेटा, फोर्थ वाले पॉइंट बताता हूं अपने बच्चे को। वो एरर होता है बेटा कि ये कंपाउंड तैयार होता है ईदर के साथ। मैंने बोला कंपाउंड आपको कंजंक्शंस भी पढ़ने, ईदर के साथ जब कंपाउंड बनता है और आएगा कि एल्स, तब और एल्स गलत होता है एक साथ, या खाली एल्स गलत होता है, खाली और आता है, ये यहां पर गलत माना जाता है। तो यहां ये सुपरफ्लुअस नहीं माना जाता, इसको कंजंक्शन, इसको एडवर्ब मान लेता है। लेकिन बेटा यहां गलत होता है, ईदर के साथ कंपाउंड उसने और का फिक्स किया हुआ है, एल्स का नहीं, या तो ये या ये ऑप्शंस। अब वो ऑप्शंस देने का काम और करता है, इसलिए क्या होता है ईदर के साथ सिर्फ और आता है। और बेटा फिर से वही कहानी, सब्जेक्ट वही होगा जो बात वाला मीन, जैसे मैंने बोला ईदर ही और आई एम या आर इज गोइंग, बिल्कुल सेम है बेटा। तो आप बोलोगे बात वाला आई है तो आ गया आई नहीं। अच्छा, दूसरी बात, पेपर में यहां दे देगा ईदर और एल्स आई, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, ये गलत हो। तो ईदर और में भी आपके पास ये कंपाउंड आपको ऐसे दिखाई देता है। दूसरी बात, अब पांचवें पॉइंट की बात करें बेटा, नोर को भी कंजंक्शन के लिए यूज कर लिया जाता है, और नीदर का कंपाउंड भी किसके साथ बना दिया जाता है? नोर के साथ। अगर पेपर में और दे दे तो गलत है, नोर आएगा, नीदर नोर और खाली नोर। देखो नोर का एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया शी डज नॉट टॉक टू मी, ठीक है, हाँ, नॉर राइट टू मी। भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, शी डज नॉट टॉक टू मी नॉर राइट टू मी। करिएगा कोशिश, इसमें आपको क्या गलती नजर आ रही है बेटा? गलती तो है छोटू बेटा, जिसके साथ जो कंजंक्शन आता है पूछा वो सब करा दूंगा मैं, अपना प्लीज मत बना। एल्स के साथ बट इसके साथ वो बिल्कुल मत बना, जो भी आता है सारा करा दूंगा, अपना मत बनाओ। तो आपने बोला ही डज नॉट, शी डज नॉट टॉक टू मी और नॉट राइट टू, पता है गड़बड़ क्या हुई? जब बेटा आपने लिख दिया शी डज नॉट टॉक टू मी, डज नॉट आ गया,
तो ना तो मुझे वो लिखती है, ना मुझसे बात करती है, ना मुझसे बात करती है, ना मुझे लिखती है, तो ना तो लेटर भेजती है, ना आपसे बात करती है। अब इसमें पता क्या होगा बेटा, नोट आ गया, हाँ तो नोट ऑलरेडी उसे नेगेटिव करा देगा, आपको नो लगाने की जरूरत नहीं, आपको ओ लगाने की जरूरत है। नेगेटिव वर्ब के साथ बेटा आपको ओ लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, नोट की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो नोट ऑलरेडी इफेक्ट दिखा देगा, ऑलरेडी इफेक्ट दिखा देगा। शी डज नॉट टॉक टू मी और राइट टू नो नहीं। तो याद रखिएगा बेटा, जब आपको नेगेटिव वर्ब नजर आ जाएगी उसके साथ आप और लगाएं, आपको नो लगाने की कतई भी जरूरत नहीं है। ये स्टार लगा के बात लिख लीजिएगा इसी के। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा, पहला इंटरेस्टिंग एरर। चलो दूसरा, नीदर नोर में सेम है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं नीदर शी और आई एम इज या आर गोइंग देयर, ना तो वो ना मैं जा रहा हूं। अब नीदर आ गया ना, अब पेपर में और दे दे नहीं भाई, नीदर शी नोर आई। अच्छा नीदर हो नोर हो या इधर और हो या और हो, रहेगा मेन वही जो वर्ब के नजदीक होगा, तो क्या आएगा एम। तो नीदर शी नोर आई एम गोइंग देयर, ये ध्यान रखिएगा बेटा। पहला नोट नहीं उड़ा सकते बेटा, जो लिख दिया लिख दिया, नेगेटिव वर्ब के साथ आगे चेंज करोगे ना। ठीक है महाराज, तो बेटा ये था नीदर नोर इधर और, तो ये सारी की सारी आपकी भसड़ खत्म हुई होगी। इधर एज एन एडवर्ब में सिखा चुका हूं बेटा आपको। ठीक है चलो बढ़ो आगे। सिक्स्थ, मतलब सिक्स नहीं, यूज ऑफ येट। बेटे कई चीजों को जन्म देगा येट। भाई येट बड़ा इंटरेस्टिंग है। येट एक तो एडवर्ब भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। तो बच्चे येट जो है ना वो एडवर्ब भी होता है और ये कंजंक्शन भी होता है। देखो भाई, जब ये येट एडवर्ब होता है तो मैंने बोला था ना अब तक, ठीक है, येट और स्टिल में मैंने आपको डिफरेंसेस भी बताए थे, वो अब तक होता है येट का, ये एडवर्ब टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। जब ये एज अ कंजंक्शन मीनिंग देता है ना, तो आप याद रखो बट का मीनिंग, बट की सेंस। जैसे कि परंतु, इसका मतलब ऐसा कंसेप्ट करेगा, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा बेटा। कॉन्ट्रास्ट था ना, अपोजिट, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी दिखाएगा। उसने मेहनत की परंतु फेल हो गया, इसी की जगह आप लिख सकते हो उसने मेहनत की फिर भी फेल हो गया। तो एडवर्ब के मीनिंग में तो ये अब तक कहीं ना कहीं मीनिंग दे रहा होता है ना बेटा, अब तक टाइप सेंस दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कंजंक्शन ये किसकी सेंस दे रहा होता है, बट की सेंस दे रहा होता है। उसने मेहनत की परंतु वो फेल हो गया, बिल्कुल सही। उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, बिल्कुल सही। ऐसा करने पर भी, इसका अगर एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो ना बेटा, तो येट का मीनिंग आ जाएगा ऐसा करने पर भी। ऐसा क्या, कोई स्टेटमेंट, ऐसा करने पर भी उसने मेहनत की, ऐसा करने पर भी वो फेल हो गया, मतलब फिर भी वो फेल। ऐसा करने पर भी, या आप हिंदी अनुवाद अगर देखेंगे बेटा तो फिर भी। वेरी गुड। देखो तो आपने क्या किया, ही वर्कड हार्ड, और बेटा येट से पहले भी आपने क्या लगाया, कोमा, येट ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। तो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, और फिर भी वो फेल हो गया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन बेटा कई बार एम्फेसाइज करने के लिए और फिर भी वो फेल हो गया, एंड येट का भी कंपाउंड दिखता है जो आज तक एग्जाम में नहीं देखा गया। लेकिन मेरा बात का मतलब होता है सिर्फ आपको बता के छोड़ना, बेटा एंड येट भी एक साथ देखा गया है, एंड येट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड एंड येट ही फेल्ड। मैं सिर्फ बता के छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में इसको ऐसे यूज किया जाता है, वो सेम है। आप इसके नीचे सिर्फ एज अ हिंट लिख सकते हो एंड येट, और सर्कल कर सकते हो, बस स्टार लगा के छोड़ दे। कि सर के मुंह से सिर्फ इतनी लिखी थी, ठीक है, बस सिर्फ इतनी बात सर ने बोली थी कि एंड येट भी एक साथ आएगा, तो कभी घबराना नहीं। हालांकि पेपर में ना तो आज तक आया है और ना आगे आएगा। ये सिर्फ मैंने बोला ना बेटा, कंजंक्शन में कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बता रहा हूं जो रीडिंग के दौरान आपको दिखेंगी तो आपका मतलब खराब नहीं होगा। कि एंड येट तो गलत, एम्फेसाइज करने के लिए एंड येट भी एक साथ यूज कर लिया जाता है, जो कि सही। ऐसी ही आप बात मैंने आज आपको बताई, कहा गया इस वाला एग्जांपल, और एल्स, ऐसे ही सर्कल करके स्टार लगा दिया था कि ऐसा है, ठीक है। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन, सर पता कैसे चलेगा येट लगाना है बट लगाना है, बेटा दोनों ही सही है, आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। दोनों के दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है। दोनों ऑप्शन देना तो मतलब एग्जामिनर बेवकूफ और बेवकूफ इंसान पेपर नहीं बनाते, समझदार बनाते हैं। ये हुई येट की कहानी। येट एज एन एडवर्ब आपने बहुत अच्छा खासा मेरे साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। येट एज अ, ठीक है, आपने तरीके से टेक्निकली अच्छे से वो पढ़ा हुआ है। बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बता के चलिएगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, वैसे जैसे मैंने को बोला ही स्मार्ट, वो स्मार्ट है, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बोल दो, ही स्मार्ट, हाँ। येट ही डज नॉट ट्राई हार्ड, फिर भी वो मेहनत से जो है कोशिश नहीं कर रहा या नहीं करता। स्मार्ट है बट बोलते नहीं, परंतु पढ़ता नहीं है यार, ठीक है। ही स्मार्ट येट ही डज नॉट ट्राई हार्ड, अच्छा ऐसे लिख सकते हो, येट ही डज नॉट ट्राई हार्ड इनफ, उतनी पर्याप्त मेहनत नहीं करता, उतनी पर्याप्त मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो। तो ये हुआ मेरे बच्चे बट, मतलब बट या येट आप यहां पर ऐसे लगा सकते हो।
ठीक है, बट ही डज नॉट ट्राई हार्ड, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हुआ इसका पहला पहला पॉइंट मान ले क्या इसको पहला पॉइंट जो भी यहां दूसरा लिखो, मतलब आप यूज ऑफ येट में ये पहला पॉइंट आप इसको कह सकते हो बेटा कि ऐसा कंजंक्शन ये मीनिंग देता है। तो बट के सेंस में यूज होता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान से इसका काम हो गया, बट के सेंस में यूज होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब लेकिन बेटा इस येट का ना कंपाउंड भी तैयार कर लिया जाता है दो और ओल दो के साथ। एक कंजंक्शन होता है दो और बिल्कुल सेम मीनिंग देता है ओल दो, आप कोई भी यूज करो बेटा, दो और ओल दो, अगर आप इनका मीनिंग देखोगे तो इनका मीनिंग होता है हालांकि। मैंने बोला ना हर कंजंक्शन का जो फॉर्मेट है बताता चलूंगा, तो हर कंजंक्शन का फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, जो अभी साथ साथ बनता चला जाएगा। एक होता है दो और दो हालांकि, ठीक है। अब दो और दो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अब आपको वो सीखना है, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल कोई भी बच्चा लिखना चाहे, दो आपने कहां सुना है, कहीं भी कोई भी एक एग्जांपल बेटा, मैंने आपको बोला यूज ऑफ दो, कहीं भी सुना हो? मैं बोलूं वे पार्टी में नहीं गए हालांकि वे इनवाइटेड थे, वे पार्टी में नहीं गए हालांकि वे इनवाइटेड थे, बताओ ऐसा ही पढ़ा ना। तो बेटा मैंने बोला दे डिड नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, कॉमा ऑल्दो दे वर इनवाइटेड, हालांकि वो इनवाइटेड थे। अब आप बेटा पता है यहां पर क्या कर सकते हो, ऑल्दो या दो दोनों ही लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, हालांकि वो इनवाइटेड थे। ठीक है भाई, सो दे डिड नॉट गो टू द पार्टी ऑल्दो या दो दे वर इनवाइटेड, हालांकि वो इनवाइटेड थे। आसान। अब एक बात आगे देखिए बेटा, इसी बात को और आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल्दो या दो वाली बात पहले ले, जैसे ऑल्दो दे वर इनवाइटेड, हालांकि वो इनवाइटेड थे, और पता क्या लगा दिया जाता है, खाली कोमा हाँ कोमा दे डिड नॉट गो टू द पार्टी। बस भाई साहब, अब आपको ये भी ध्यान रखना बेटा, पेपर में अगर ऑल्दो या दो से सेंटेंस की शुरुआत भी कर दे तो भी बात सही है, वो वाली बात पहले आ जाती है और फिर कोमा लगा के दूसरी वाली बात आ जाती है, कोई झंझटबाजी नहीं। मजेदार है ना, मतलब आप एक ही बात को कितने ढंग से बोल रहे हो भाई, दो ढंग से बोल रहे हो, ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो। और अभी रुकिए, और आप इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो, ऑल्दो या दो, दोनों में से कोई भी लगाओ, सेम दे वर इनवाइटेड, हालांकि वो इनवाइटेड थे, दे वर इनवाइटेड, येट दे डिड नॉट गो टू द पार्टी। इसका मतलब बेटा ऑल्दो या दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन भी बनता है। भाई साहब आपने एक ही बात को एक दो तीन तीन तरीके से लिख दी। लेकिन बेटा अब एसएससी कोमे पे तो कोई एरर नहीं देती है बाकी तरह एग्जाम, लेकिन यहां भसड़ फैला रखी है। बैंकिंग में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, सीडीएस में भी आ चुका है और सीजीएल मेंस में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर करोगे आपको दिख जाएगा। पता है क्या बेटा, जब ऑल्दो या दो से आप सेंटेंस को जोड़ो, कभी भी कोमा और येट एक साथ यूज मत करना, इसको सेपरेट भी लिखवाऊंगा मैं बात को, गलत होता है। या तो खाली कोमा या येट कोमा एक साथ लिखवाऊंगा भी, इसका कंपाउंड ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो दो आ गया तो इन्वर्जन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये कंजंक्शन कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं। मतलब आपने क्या सीखा, ऑल्दो या दो सेंटेंस के बीच में आ सकता है, ऑल्दो या दो वाली बात पहले आ सकती है, बाद वाली मेन क्लॉज बाद में लिख दो कोमा लगा के, या उसके साथ येट लगा के। खतरनाक चीज, खतरनाक चीज, ठीक है। तो नीचे अपना एक नोट लगा लेना बेटा, और नोट लगा के कह देना ऑल्दो या दो के साथ कंपाउंड किसका बनता है, येट। पेपर में स्टिल दे गलत, ठीक है, स्टिल दे देते हैं गलत होता है, या फिर ऑल्दो या दो के साथ, हाँ क्या लगा सकते हो, या हिंदी में लिखना या, वरना कई सारे बच्चे और ही मान लेते हैं कोमा। ऑल्दो या दो के साथ क्या आता है, येट या कोमा, अगर कोमा या येट एक साथ दे दे तो गलत होता है। मतलब भाई येट अलग भी यूज होता है, येट ऑल्दो या दो के साथ भी यूज होता है। जेट की जगह नोट लिख ले बेटा, तेरा मन जो तेरे को लिखना लिख ले, मैंने तो बता दिया जो होता है, बाकी तेरा मत, तो नोट लिख, नेवर लिख, जो आगे लगानी लिख, मेरे को कोई मतलब नहीं। अपना ज्ञान बांटना बांटे, कुछ भी लिख बेटा, तुम्हारी नोटबुक तुम्हारा पेन, कुछ भी लिख बेटा काजल, कोई दिक्कत नहीं, क्या टेंशन। ला 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 ला। ठीक है, हाँ बेटा कई बार ऑल्दो दो के साथ बट दे देगा, बट भी गलत, ये आता है। ओहो, ठीक है। और कौन सा पॉइंट आ गया, दूसरा तीसरा पॉइंट है बेटा अभी। तीसरा पॉइंट है बच्चा पार्टी, बेटा इवन दो भी सही होता है, इवन दो, क्योंकि इवन एडवर्ब होती है, ठीक है, और इवन दो का भी कंपाउंड यूज कर लिया जाता है, सेम जैसे ही हैड अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा टाइम बिताया, इवन दो ही वाज बिजी, हालांकि वो बिजी था, ठीक है, होता है ना समय निकाल के, ठीक है, ही वाज बिजी, तो ही हैड अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड इवन दो ही वाज बिजी, हालांकि वो बिजी था, फिर भी देखो समय बिताया उसने। ठीक है भाजी, कर लो बेटा कॉपी, फिर आगे की बात करते रहिए तुमके हो रहा।
ठीक है भाई। ठीक है बेटा, देखो फोर्थ पॉइंट, आपको आज एक अलग बात सिखाता हूं। येट वर्सेस दो ऑल दो, दो बोल दो या ऑल दो बोल दो। बेटा येट और इनकी लड़ाई आपने देखा, कंपाउंड भी बनते हैं, लेकिन आपको पता है एक ही सेंटेंस येट और ऑल दो या दो से कहा जा सकता है। पता है क्या फर्क है? देखो फर्क क्या है। अगर मैं बोल दूं ही इज रिच, वो अमीर है, येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता, है ना। ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प द पुअर, फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। बेटा यहां दो नहीं लिख सकते, ऐसे लिख दोगे क्या? वो अमीर है हालांकि गरीबों की मदद नहीं करता, हालांकि अबे दो नहीं येट। अच्छा सेम सेंटेंस दो से लिखा जा सकता है बेटा। अगर मैं इस बात को मेन क्लोज बना दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं करता। हाँ, और क्या लिख दूं? दो ही इज रिच, हालांकि वो अमीर है। हाँ ऐसे लिख सकते हो। अच्छा यहां येट गलत हो जाएगा, वो गरीबों की मदद नहीं करता फिर भी वो अमीर है। ना बबन ना कैचे ना पुत्र ना, ये चीज है यहां खतरनाक। तो ही डज नॉट हेल्प द पुअर, दो ही इज रिच, वो गरीबों की मदद नहीं करता हालांकि वो अमीर है। अच्छा दूसरा मेरे भाई, ही इज रिच येट फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करता। तो दोनों बातों में फर्क है छोटे। यही बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, कई बार पेपर में ऐसे मजे लेने के लिए एरर दे देगा। वो अलग बात, आप इनको और कंजंक्शंस में लिख सकते हो, बातों में लिख सकते हो। येट स्टिल का डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही रखा बेटा। एस दो का भी पता ही था ना, एस दो, जैसे कि एस दो का भी यूज मैंने बता रखा जंक्शन में। एस दो अगर आपको याद ना हो तो एस दो एक साथ भी यूज होता है ना बेटा। जैसे ही एक्टेड, उसने ऐसा एक्ट किया था, एस दो, ठीक है, ही वर एंग्री, जैसे कि वो गुस्से में हो, एस दो ही इज रिच, ही इज रिच नहीं, ही वर रिच, ठीक है। ठीक है भाई। ओ भाई साहब, ये होता है बेटा एस दो। ये तो खैर आपको बताइए, कराया था उसमें इमेजिनेशन के केस। कोमा या एक साथ तब नहीं आता बेटा जब वो ऑल दो या दो का कंपाउंड बन रहा हो, अदरवाइज तो आता है। ठीक है, कीवर्ड कैसे आ गया? एक दो तो यही जान दे देगा। एक दो तो यही जान दे देगा भाई साहब। ओ भाई ले, ओ भाई ले, इमेजिनेशन है, कातिल है अपने पास, कातिल है कातिल, लौंडे। ठीक है जी, डन। देखो बेटा, बस बच्चे 5-7 मिनट और चलेगी क्लास, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन खत्म हो जाएगा ना। सिर्फ बट और फोर रहता है, दो छोटे छोटे बट फोर, सो तो मैंने वैसे बता रखा। देखो अब यूज ऑफ बट, बेटा ये बड़ा आसान है, पता है क्यों? बट को याद रखना बच्चे, जो बट होता है पहला पॉइंट, बट होता है चुटको प्रेपोजिशन, ठीक है। यहाँ बट होता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन टॉपिक ये डाला है ना शिव, वही एज दो होता है, जैसे कि अजम्पशन, जैसे कि अजम्पशन के लिए एज दो यूज होता है बेटा, एज दो दो में ये फर्क। बट प्रेपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है के अलावा या के सिवाय, के सिवाय, याद आया? तो आपको मैंने एग्जांपल बोला बेटा, एवरीबडी बट हिम वाज देयर, मतलब उसके अलावा हर कोई था वहां। तो बट यहां अगर कंजंक्शन होता तो दो बातों को जोड़ता ना बेटा, तो ये प्रेपोजिशन है, इसलिए इसके बाद क्या आ रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बट आ गया के अलावा या के सिवाय, ये आसान हो। अगर आप इसको देखें बेटा एज अ कंजंक्शन कब यूज होगा सर? अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, वो मैंने बताया भी था, यहां लिखवा भी दो बेटा। आपको नथिंग बट याद है ना? नथिंग बट का कंपाउंड होता है, याद है? नथिंग बट का भी कंपाउंड होता है, तो आपको याद आ जाएगा, डिलेक्सिकल वर्ब में पढ़ा था बेटा, ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट प्ले हॉकी, वो कुछ नहीं करता, हॉकी खेलता रहता है, याद है? थैंक यू बेटा कुणाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए अब आगे सुनना, तीसरी बात, बट कंजंक्शन जब भी होगा ना बेटा, स्टेटमेंट आएगी, हाँ क्या आएगा? कोमा आएगा, बट आएगा, फिर स्टेटमेंट, और किस चीज को दिखाएगा? कॉन्ट्रास्ट, पलटी मार कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये चीज याद रखना बेटा, याद है ना? कॉन्ट्रास्ट मतलब अभी अभी लिखा था एडवर्सेटिव, एडवर्स उल्टा, मेहनत की और फेल हो गया, और नहीं परंतु फेल हो गया, ऐसे भी तो एरर पेपर में बनाएगा। तो आपने देखा ही वर्कड हार्ड, जैसे अभी मैंने बताया था ना, येट ही फेल्ड, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, ही वर्कड हार्ड कॉमा बट ही फेल्ड, यार मेहनत की परंतु फेल हो गया। तो बेटा यहां पेपर में देगा एंड, आपने बोला एंड का तो यहां तो तुक ही नहीं बनता, कॉन्ट्रास्ट है, पलटी, तो फिर एंड नहीं आ सकता बेटा।
फिर आएगा बट, फिर आएगा बट। ठीक है, आया जी स्वाद? वेरी गुड। तो ये छोटा सा बट का आंसर है, लेकिन बेटा फोर्थ सिर्फ लिखवा के छोड़ रहा हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ लिखवा के छोड़ रहा हूं बेटा। क्यों? हमने कर लिया इन्वर्जन टॉपिक, वरना ये यहां सीखना पड़ेगा। इग्नोर क्यों कर रहे हो सर? बता दो प्रैक्टिस बैच कब आएगा? इग्नोर नहीं कर बेटा, कमेंट पे भी ध्यान किया, प्रैक्टिस बैच फिलहाल नहीं आएगा। अभी जो प्रैक्टिस बैच आया था वो कंप्लीट हो गया इस हफ्ते, तो अगला प्रैक्टिस बैच मेन से पहले लाऊंगा, जो मेंस के लिए आएगा उससे पहले नहीं। हाँ बेटा 5:30 पे करेंगे, क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है भाई, तो ये हुआ बेटा बट। तो यूज ऑफ बट भी आपके लिए कोई खासा परेशानी वाली बात नहीं, इजी कंजंक्शन है, कोई चांद सितारे नहीं जोड़ रहा। अब देख लो मेरे दोस्त, यूज ऑफ सो। भाई साहब इसमें भी कोई चांद सितारे नहीं जोड़ने। क्यों नहीं जोड़ने? क्योंकि बेटा ये भी आप पढ़ चुके हो। कैसे? देखो, पहली बात, सो होता है बेटा एडवर्ब, इसके बाद आप पॉजिटिव डिग्री लगाते हो, और पुत्र इसके बाद एज कंजंक्शन लगाते हो, कंपैरिजन वाला। याद आया? हाँ सर, कराया आपने सर। ठीक है, ये करा चुका हूं भाई, राइट करिएगा। दूसरा बेटा, सो फिर से एडवर्ब होती है और इसका मीनिंग होता है वैसा। वैसा बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा, इन्वर्जन टॉपिक में पढ़ा दिया। तो दोनों पहला और दूसरा फंक्शन तो बेटा मैंने इसके आपको करा दिया, पहला और दूसरा फंक्शन। ठीक है, तीसरा मैं बता देता हूं बेटा, सेम है, स्टेटमेंट आती है मेरे बच्चे। हाँ, कोमा आता है, सो आता है, फिर स्टेटमेंट आता है, और इसका मतलब होता है इसलिए। सिंपल बच्चों का गेम। जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट कम, ठीक है, ऐसे करते, आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई डिड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आया। इसीलिए सिंपल। मैंने बोला आई एम इल, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू। यार दूसरी बात बेटा, सो दैट एक साथ यूज होता है बेटा, कोई टाइम पास की बात नहीं भाई साहब, करा रखा है। कौन से में एरो लगा के मॉडल टॉपिक लिखूंगा, मॉडल टॉपिक करा रखा है भाई, क्यों टाइम पास करना है? कैसे बच्चे? मैंने बोला था ना, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे लिव हैप्पी, मेहनत करते हैं ताकि खुशी खुशी जी सके। तो सो दैट के साथ मे, कैन, कुड या माइट का प्रयोग होता है पर्पस बताने के लिए, मॉडल टॉपिक में बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए हिंट भी दे दी बेटा, आपको याद आ जाए, वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे लिव हैप्पीली। ठीक है, अगर लिखना है तो सेंटेंस को आप लिख भी सकते हो, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, सो दैट वी मे लिव हैप्पीली। याद आ गया बेटा? लिख लो तुम हिंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मेरे सो इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं दिखता बेटा, या तो सो यहां दिखेगा एडवर्ब के तौर पे, या सो वैसे के मीनिंग में दिखेगा, इन्वर्जन के तौर पे एरर आएगा पेपर में, या इसका मतलब तभी तो मैंने कहा था बेटा, क्यों मैंने आज तक ये कंपाउंड नहीं तोड़ा, कंजंक्शन इन्वर्जन एडवर्ब या एडवर्ब इन्वर्जन कंजंक्शन, ये तीनों टॉपिक एक साथ करने के। पता है रहस्य क्या? क्यों? क्योंकि वो सेम चीज एडवर्ब कंजंक्शन पे काम कर रही होती है, इन्वर्जन इतना भसड़ मचा रहा होता है कंजंक्शन के बीच में घुस के, तो जो इन्वर्जन के एरर है वो कंजंक्शन टॉपिक में भी आपको दिखेंगे। ठीक है, यही एक रीजन है मैंने कहा कि जो कंजंक्शन है वो छोटा टॉपिक बन जाता है, वो बन जाता है। अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ जाए ना, ये भी ये भी ये भी, तो बेटा वो टाइम लग जाएगा। अब मेरा अपना स्टाइल है, मैं इसलिए इन्वर्जन टॉपिक बिल्कुल अलग से बताता हूं, अलग
वो बन जाता है। अगर मुझे पढ़ाना पड़ जाए ना, हाँ, ये भी तो बेटा वो टाइम लग जाएगा। अब मेरा अपना स्टाइल है, मैं इसलिए इन्वर्जन टॉपिक बिल्कुल अलग से बताता हूं, अलग से कराता हूं, क्योंकि उसको अलग से नहीं करोगे तो यहां ऐसी खिचड़ी बनेगी, बच्चों को ये नहीं पता चलेगा वो कंजंक्शन पढ़ रहा है कि वो इन्वर्जन पढ़ रहा है। इसलिए आपको लग रहा है बच्चा बड़ा खुश होता है, कंजंक्शन बड़ा छोटा टॉपिक, छोटा नहीं है एक्चुअली, वो रिलेटेबल करके आपने खत्म कर लिया, वरना छोटा तो नहीं है, हर चीज पढ़नी पड़ जाए तो बट सो हमारे पास 4 रह गया ना बस। कहां गया हमारा, हाँ ये रह गया हमारा 4, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया, 4 रह गया। देखो बेटा ये बहुत आसान है, यूज ऑफ 4। अच्छा 4 किस लिए यूज होता है बेटा, बस याद रखना, बिकॉज के मीनिंग में। तो सर क्या बिकॉज भी लिख सकता हूं, लिख सकते हो, जब यूज ऑफ बिकॉज आपको सिखाऊंगा तभी बताऊंगा बेटा, लिख सकते हो, इजी है ना कंजंक्शन, तभी तो कहता है रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। 4 जो यूज होता है, बस बच्चे का यही गड़बड़ होती है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं पढ़ पाता। ठीक है, लास्ट बेटा कंप्लीट है यूज ऑफ 4। तो फिर कल हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अपनी क्लास चालू करें। कैसे यूज ऑफ 4 बिकॉज के मीनिंग में, देखो बेटा मैंने आपको बोला, बस इसका ध्यान रखना, इसे नीचे लिख लो, एक स्टेटमेंट आएगी, अब 4 बेटा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोमा आएगा, 4 आएगा, फिर एक स्टेटमेंट आएगी। और अगर ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है ना बेटा, तो पक्का ये कैसा मीनिंग देगा, क्योंकि। क्योंकि अब ये बिकॉज का मीनिंग देना, क्योंकि जैसे मैंने ये बोला ही वाज अरेस्टेड, अब 4 तो प्रेपोजिशन भी होती है बेटा, प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन में पढ़ ली, लेकिन यहां 4 कंजंक्शन है, ही वाज अरेस्टेड कोमा 4 जस्ट लाइक बिकॉज, क्योंकि ही वाज फाउंड स्टीलिंग, क्योंकि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया था, चोरी करता हुआ पाया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो चोरी करता हुआ पाया गया। तो आप बोलोगे इस बात को मैं बिकॉज से नहीं लिख सकता, लिख सकता है, बिल्कुल सही होगा बेटा, बिल्कुल लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, ही वाज अरेस्टेड बिकॉज़ ही वाज फाउंड स्टीलिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। जो बात येट से लिख सकते थे, बट से भी तो लिख सकते थे, तो जो बात 4 से लिख सकते हो, बिकॉज से बिल्कुल लिख सकते हो, तभी तो लिख रहा हूं पागल बिकॉज का मीनिंग। बस फर्क क्या है, फर्क वो आपको तब बताऊंगा जब बिकॉज मैं आपको यूज ऑफ बिकॉज कराऊंगा, कि दोनों में कोमे का फर्क आएगा बस। ही वाज अरेस्टेड बिकॉज ही वाज फाउंड स्टीलिंग और ही वाज अरेस्टेड कोमा फॉर ही वाज फाउंड स्टीलिंग, वो तब बताऊंगा, अभी नहीं। तो 4 बिकॉज के मीनिंग में आपको इतनी जगह दिखाई देगा भाई साहब, और एरर्स मैंने टेंस के करा रहा था जब यूट्यूब पर, तब भी ये दिखाई दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हम बस इसको वोकैब की तरह लो बेटा, इसको वोकैब की तरह लो, कि आप तो बस वोकैब पढ़ रहे हो वैसा मानो इसको। ठीक है, सिंस और एस भी सिखाऊंगा बेटा उसमें, सिंस और एस बिकॉज। ठीक है डन। तो इसलिए हम चीजों को समझना नहीं चाहते, उसको वोकैब की तरह लो और कुछ नहीं। जैसे देखो छोटी सी चीज, लास्ट नोट बेटा, एक वर्ड हम यूज करते हैं नेवरदलेस, और एक साथ ही लिखते हैं इसको, देखो ऐसे नेवरदलेस, नेवरदलेस भी कॉन्ट्रास्ट ही दिखाता है बेटा। जैसे ही वाज फीलिंग इल, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा भाई वो बीमार महसूस कर रहा था, हाँ, फिर भी वो काम पर गया, भाई आप येट लगा सकते हो ना, ही वाज फीलिंग इल येट ही वेंट टू वर्क, लगा सकते हो येट ही वेंट टू वर्क, फिर भी वो गया था काम करने के लिए। अब इसी की जगह नेवरदलेस लगा सकते हो, नेवरदलेस फिर भी वो गया था काम करने के लिए। बेटा अब ये मैंने क्यों कराया, उसका रीजन बताता हूं। जब मैंने अभी ये पेज देखा तो मैंने लगा सारे बता दिए, एक रह गया हमारा ये, मैंने लिखा था बट येट नेवरदलेस। वो बीमार महसूस कर रहा था परंतु वो काम पे गया था, बीमार महसूस कर रहा था फिर भी वो काम पे गया था, बीमार महसूस कर रहा था फिर भी वो काम पे गया। इसे मीनिंग होता है बिकॉज आने पे कौन यूज करेंगे कि नहीं, देख साला यही फर्क है बस इनकी बुद्धि का। अरे गधेड़ू कह के बिकॉज में सिखाऊंगा, साला फिर उंगली कहीं कर लेनी है, पता नहीं क्या आदमी हो, मूर्ख हो, खोपड़ी बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं होती, क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है। ऑफलाइन का छात्र होते हुए इतनी घटिया, बताओ भाई साहब। बोल दिया बिकॉज में कराऊंगा नहीं, फिर मैं बेवकूफ यही ना बिकॉज चालू कर दूं, फिर बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा। अरे भाई मेरे बिकॉज में होगा कि साला लिखने लग जाऊं मैं, आगे का आगे बिकॉज में कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिख ले तुम इसको। कईयों को होता है उंगली करने का शौक, लिख ले फिर आगे बिकॉज में कराएंगे और जब कराएंगे तो पागल हो रखे हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे मेरे भाई जो आपके कंजंक्शंस थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब इसमें खुद अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कुछ ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का काम। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल दो या कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोल दो,